हाय स्टूडेंट्स, वेलकम। ये हमारा लेक्चर जो है ये कंटिन्यूएशन है। कहाँ से? जो हम टॉपिक शुरू किए थे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, जहाँ पे हम कुछ रिएक्शन समझा चुके थे, उसको डेप्थ में जाके कैसे कैसे क्या हो रहा है। देखो, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ अलग अलग टाइप की रिएक्शंस है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, इसमें हम क्या करते हैं ना, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं, ये जो CH3COOH है, इसको कहते हैं एथेनोइक एसिड, और या तो उसका नाम कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये पिछले बार NTSC एग्जाम में आया था। ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसको कहते हैं? तो इसी को कहते हैं। एसिटिक एसिड भी इसी को कहते हैं और ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसी को। क्यों इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं? क्योंकि जैसे ग्लेशियर्स होता है ना, यानी जो मतलब जो बड़े बड़े मास के जो फ्रीज्ड वाटर होते हैं पोलर रीजन्स में, तो वो ना एकदम पूरा जिस कलर का दिखता है ना, जैसे शाइनी एकदम वाइट टाइप से, तो इसको भी अगर हम फ्रीज कर देते हैं तो वो भी एकदम ग्लेशियर्स की तरह दिखता है। इसलिए इसका नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको दिमाग में रखना। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, उसमें हम इस ग्लेशियल एसिटिक एसिड को डाल रहे हैं। और एसिड क्या है? वही पानी भी रहेगा, तभी वो डिसोसिएट इसको करेगा। ठीक है, डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। कैसे रहेगा अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जिंक को उसमें हम जिंक मेटल डालें तो मेरा जिंक एसीटेट प्रोड्यूस हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे बस 2 लगा दो। चलो इस रिएक्शन को समझते हैं। बड़ा ही सिंपल सा चीज है। होता क्या है कि सोल्यूशन में ये जो एसिटिक एसिड है, एक्चुअली इसको ना वीक एसिड भी कहते हैं। ये होता है तुम्हारा वीक एसिड। वीक एसिड क्यों कहते हैं? कि पानी इसको पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं कर पाता है। जैसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि HCl या तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो वो 100% डिसोसिएटेड रहता है, मतलब उससे 100% प्रोटॉन्स निकले हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे HCl है तो उससे एकदम वो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl- आयन में। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2% या 4%, अगर मान लो ना कि ऐसे ऐसे 100 मॉलिक्यूल्स हैं CH3COOH। देखो ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो आगे पढ़ोगे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब तुम्हारा कार्बन एटम्स कंपाउंड में, वहां पे डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन पहले से कुछ नॉलेज ले लो। तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा रहता है। एक कार्बन एटम यानी CH3 ये हो गया, फिर C, फिर होता है डबल बॉन्ड O, और ये फिर O और H। इस तरीके से ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। और फिर क्या, ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 लोन पेयर्स होता है। तो अगर तुमको इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ऊपर और यहाँ पे 2 नीचे, और कहीं कहीं पे कैसा रहता है, जैसे वाटर में रहता है, यानी हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वाटर में ये जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, जैसे कि मान लो इसमें हम पानी मिलाएं, तो पानी, जैसे कि मान लो पानी ऐड करें, तो पानी कैसा होता है, O और ये H और H और ये 1 2 3 4, इस तरीके से। तो वाटर क्या करता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है एटम, इसको खींच लेता है और ये इलेक्ट्रॉन चल जाता है इधर। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब तुमको वो वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाए हैं। जिसको आता है उसको देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे समझ में आ रहा है। जिसको नहीं आता है, इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखना, उसमें पूरा इलाबोरेट किए हैं, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन। और क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को खींच लेता है और फाइनली क्या बना दे रहा है, देखो ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, तो ये CH3 अपना रहा, ये C डबल बॉन्ड और ये O, 1 2 3 4, यहाँ पे था 1 2 3 4 और 1 5 6, एक ये वाला और एक हाइड्रोजन का, तो एक एक्स्ट्रा इसमें आ गया, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो उसमें आ गया नेगेटिव चार्ज। और साथ में क्या बन रहा है तुम्हारा नीचे, H3O+। ठीक है, चलो इतना हो गया। इसको हम कहते हैं एसीटेट आयन, CH3COO-, है ना। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको कहते हैं क्या,
था क्या ये एसिटिक एसिड जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, अब हो गया क्या ये एसीटेट आयन। और क्या होता है जब ये माइनस हुआ, अब साथ साथ में देखो अब हमको थोड़ा सा बोर्ड मिटाना पड़ेगा, तो इसको पहले एनालाइज कर लो वीडियो पॉज करके कि यहाँ क्या क्या हुआ, फिर हम रब करेंगे फिर आगे समझाएंगे, ठीक है। अगर एनालाइज हो गया तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। अरे पॉज करो और एनालाइज करो, ठीक है। हर कुछ एनालाइज करते जाना है, ऐसा मतलब ना कि तुम दूसरे को भी इस तरीके से समझा दो जैसे हम तुमको समझा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एसीटेट आयन हम तुमको बता दिए, तो ये देखो किस फॉर्म में है, CH3COOH एक्वस है, यानी ये डिसोसिएट होगा पानी में डिसोसिएटेड फॉर्म में। अच्छा जिंक क्या है, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे, जिंक का क्या टेंडेंसी है कि जैसे ही वो इसमें उतरेगा इस सोल्यूशन में, उसका टेंडेंसी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, और जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बन जाता है, ठीक है। अब हमारे सोल्यूशन में क्या क्या है, तो एसीटेट आयन है, ठीक है, Zn2+ हो गया यानी पॉजिटिव चार्ज, और एसीटेट आयन भी हो गया। मान लो कि 2 एसीटेट आयन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो CH3COO माइनस CH3COO माइनस, तो एक जिंक में 2 पॉजिटिव चार्ज है, Zn2+ बना, और तो क्या ये आपस में क्या होगा, ये 2 एसीटेट आयन को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और दोनों बॉन्ड होके क्या बन जाएगा, जिंक एसीटेट। तो समझ में आ गया होगा ये जिंक एसीटेट कैसे बना, एसीटेट आयन वो है और बगल में जाके जिंक, यानी 2 ये, तो क्या होगा, न्यूट्रल हो गया ना, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, न्यूट्रल। और साथ में क्या है तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन, जो कि वाटर मॉलिक्यूल में क्या था, वाटर मॉलिक्यूल उसको लिया हुआ था। अब याद रखना हाइड्रोनियम आयन ना एक वाटर मॉलिक्यूल के पास नहीं रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं, तो ना वो बीच में घूमते रहता है बास्केटबॉल की तरह, कभी यहाँ से दूसरा प्लेयर, कभी वहां से तीसरा प्लेयर, ऐसे वो ना प्रोटॉन है सिंपल, कभी इधर से खींच लिया वाटर मॉलिक्यूल, कभी दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इधर से खींच लिया, ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। तो उसी दौरान बीच में क्या होता है कि सपोज मेरा ये 2 अगर मॉलिक्यूल है एथेनॉइक एसिड का, तो क्या है उससे 2 H+ आयन निकल रहा है, ये 2 H+ आयन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, एक इधर से गेन किया एक इधर से गेन किया, और आपस में ये शेयरिंग करके क्या बना लिया, H2 गैस, ठीक है ना, वही H2 गैस यहाँ पे निकलता है। तो ये था इसका रिप्रेजेंटेशन। तो एनालाइज करते जाना एक एक करके पॉज करके। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये अपने आप में एक दूसरा एग्जाम्पल है। अभी तक जो हम एसिड्स लिए थे वो क्या लिए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और इथेनॉइक एसिड यानी एसिटिक एसिड। तो वहां हमने देखा कि अगर हम जिंक या कोई भी मेटल को डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि तुम्हारा एक तो तुम्हारा मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा था, जैसे इससे वाले पहले वाले एग्जाम्पल में जिंक एसीटेट और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, ये इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HNO3 लिख देता हूं मैं, ठीक है। अगर हम नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन को लिए एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें जिंक डाले, तो फिर ना हमको कोई बबल दिखा जैसे इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन गया, और उसके बाद ना पानी बन गया। हाइड्रोजन कोई पॉप साउंड नहीं सुनाई दिया, अगर उसके ऊपर हम माचिस की तिल्ली जला के रखते हैं तो पॉप से कुछ आवाज नहीं किया, यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखो इसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। वो जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाते जाऊंगा ना सिलेबस को, वैसे वैसे मैं तुमको ना डीप में ले जाते जाऊंगा, वैसे वैसे मैं इसको समझाते जाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है और ये क्यों हुआ कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये वाटर प्रोड्यूस किया, ठीक है। अभी बस इतना जानो कि क्या हो रहा है रिएक्शन में, फिर एक्सप्लेनेशन में करूंगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे बिल्ड करूंगा। अचानक से अभी बोलने लगूंगा तो हो सकता है कई लोगों को समझ में नहीं आए, हम देखना तुमको बिल्ड कर देंगे ग्रेजुअली तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग को। देखो यहाँ पे ना डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो ना अगर हम बात करते हैं मान लो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लगभग होता है 68 to 70% बाय वेट। इसका मतलब क्या कि अगर मान लो कोई नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है, उसमें पानी भी रहेगा, तो 70%
नाइट्रिक एसिड रहेगा HNO3 और 30% रहेगा क्या, वाटर। तो ये हो गया कंसंट्रेटेड। और ये वाला जो मैंने रिएक्शन लिखा है, जो डायरेक्ट यहाँ पे NO2 लिखा है, ये किस केस में होता है, अगर ये कंसंट्रेटेड रहा, इसको हम कॉन्क भी लिखते हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएट कर देते हैं कॉन्क लिख के, कॉन्क HNO3। ठीक है, अब देखो ना, पहले यहाँ देख लो कि ये कैसा हुआ, कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ। और क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, डीप ऑरेंज कलर का एक गैस होता है, जो तुम यूट्यूब में भी देख लो या तो गूगल पे सर्च करो तो तुमको रेडिश ब्राउन या तो कुछ लिखा रहेगा, डीप ऑरेंज कलर भी दिख जाएगा, फ्यूम्स टाइप से वो निकलता है। और ये क्या होता है ना, थोड़ा पॉइजनस होता है, तो इससे थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। ठीक है, जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में, तो क्या करोगे कि नोज मास्क यानी फेस मास्क अच्छे से पहन के, ठीक है, इनहेल करने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बहुत बड़ा इरिटेंट है, आँख वाँख इरिटेट कर देता है, मतलब खुजली होने लगेगी, स्किन डिजीज हो सकता है, कुछ ऐसा। अब देखो ये हो गया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो मैं क्या कह रहा हूँ, समझना मेरी बात को, कि डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ये तो फॉर्म होना ही है जिसको कह रहे हैं जिंक नाइट्रेट। ठीक है, जिंक नाइट्रेट, इसको भी लिख देता हूं तो ठीक रहेगा। ये कैसे फॉर्म होता है मैं बताऊंगा आगे, लेकिन अभी बस इसको देखो। और क्या होता है कि मान लो यहाँ तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिखा, मान लो नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन है मान लो 30%, तो इसको हम कह देंगे एक तरीके से डाइल्यूट, यानी 30% है HNO3 और 70% है वाटर। तो अगर मान लो ऐसा कंसंट्रेशन रहा तो इन दोनों में से कुछ प्रोड्यूस होगा। वो डिपेंड करेगा कि 70% है या कंसंट्रेटेड है, तो इतना फिक्स है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होगा, और पानी तो हर जगह होगा, वाटर, हाइड्रोजन गैस नहीं हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ। और अगर उससे थोड़ा डाइल्यूट करते जाओ तो अलग अलग ये बनते जाएगा। ठीक है, मान लो कि जो सबसे डाइल्यूटेड फॉर्म होगा उसमें N2O प्रोड्यूस होगा, जिसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और यही होता है लाफिंग गैस, जैसे कि कहीं भीड़ भाड़ इलाका होता है या तो कहीं पे एजिटेशन हो रहा होता है, रिवॉल्ट हो रहा होता है, तो वहां पे क्या करती है पुलिस या तो CRPF के जवान लाफिंग गैस छोड़ते हैं। उस गैस से क्या होता है, पब्लिक इतना हंसने लगती है कि उससे अपने आपे से खो के मतलब भागने लगती है उस जगह से। कहीं कहीं पे हाई प्रेशर पानी का जेट छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यही हो गया लाफिंग गैस, याद रखना है इसको। इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, कुछ भी बन सकता है, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड रहा HNO3 नाइट्रिक एसिड तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बनेगा। इसको दिमाग में रख लो। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की। इससे पहले एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि जब हम जिंक को एसिटिक एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो वहां पे मेरा जिंक एसिडेट प्रोड्यूस हुआ और साथ में उसके हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुआ। लेकिन उसे जिंक को अगर हम नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो फिर हमने क्या देखा कि वहां पे वन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इट कैन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट कैन बी नाइट्रस ऑक्साइड और इट कैन बी नाइट्रिक ऑक्साइड, तीनों में से कोई भी प्रोड्यूस होगा डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और साथ में पानी भी प्रोड्यूस हुआ और साथ में जिंक नाइट्रेट भी बना था। चलिए वो सॉल्ट भी बना था। अच्छा, अब देखिए आपके सामने पेश है ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जो कि आप इससे पहले कई बार देखे होंगे। अभी फिर से देखिए। सबसे पहले सोडियम, मतलब पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह ऐसे करके चल रहे हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, और मैंने लिखा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे ही इसी क्रम में हम नीचे आ रहे हैं तो मेरी रिएक्टिविटी यानी एक मेटल का रिएक्टिविटी दूसरे मेटल से के कंपैरिजन में घटते जा रहा है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, कॉपर का रिएक्टिविटी क्या है, ये लेड से कम है। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले चैप्टर में आप पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, तो वहां आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक उससे कम रिएक्टिव मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम आयरन नेल डाल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा था कि कॉपर क्या हो जा रहा था, यानी सॉल्यूशन से हट जा रहा था, यानी डिपॉजिट हो जा रहा था नेल पे, या तो नेल के नीचे वहीं पे नीचे में सरफेस पे गिर जा रहा था उसी सॉल्यूशन में। और फिर वो जो कलर है सॉल्यूशन का, वो तुम्हारा कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो चेंज होके लाइट ग्रीन कलर का हो जा रहा था, जिसमें कि आयरन सल्फेट बन जा रहा था। एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही रिएक्शन होने वाला है। लेकिन बात ऐसा है कि ये जो कॉपर है और ये क्या है HNO3 यानी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, कॉपर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है इसके एक्वस सॉल्यूशन से
और बना दे रहा है कॉपर नाइट्रेट, और साथ में NO2 H2O, ये तो बाद की बात है। लेकिन ये कैसे हो गया? कॉपर तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से कम है। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर इस रिएक्टिविटी सीरीज बना कैसे है, आगे के चैप्टर में बताएंगे मेटल्स नॉन मेटल्स में, कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, इतने सारे केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये चीज तैयार हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कॉपर ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया? लेकिन फिर बात आती है कि ठीक है कि नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है ना जिसको हम कहते हैं कि इसका हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। मतलब कहने का मतलब ये किसी भी चीज को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। अच्छा, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? तुमने सुना होगा, क्या ऑक्सीडेशन मतलब क्या? किसी भी चीज से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें, और नहीं तो क्या, किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड कर दें, या तो फिर ऑक्सीडेशन मतलब क्या, किसी चीज से हाइड्रोजन निकाल दें। ये तीन चीज होता है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि HNO3 होता है वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि कॉपर को भी नहीं छोड़ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे कॉपर क्या हो जा रहा है? उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है ये नाइट्रिक एसिड। देखो कैसे, कॉपर था यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, और वहां पे क्या बन गया? CuNO3 होल ट्वाइस। और वो किस तरीके से है? वो है इस तरीके से, Cu2+, और साथ में क्या है उसके? नाइट्रेट आयन NO3-, यानी वो दो है। तो तुमने क्या देखा कि कॉपर था सॉलिड स्टेट में, ये बन गया Cu2+, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी ये ऑक्सीडाइज हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तुम्हें पता है, अगर ऐसे नहीं पता है तो ऐसे पता चल जाएगा, OILRIG। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, ये तो थी हमारी एक बात। तो अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इस पे। तो इससे पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा था जिंक जैसे रिएक्ट कर रहा था नाइट्रिक एसिड के साथ, उसी तरह कॉपर भी सीधा साधी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। साथ में तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। और तुमको ध्यान में देना है कि मैंने लिखा है ये कॉन्क यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ऊपर से मैंने बैलेंस भी कर दिया रिएक्शन को। तो फिर कंसंट्रेशन का यहाँ पे क्या रोल है अभी तुरंत बताया, और एक बार मैं लिख भी देता हूं। मो इज द concentration of nitric acid, mho will be its oxidizing power। जितना ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा नाइट्रिक एसिड उतना ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, उतना वो और ज्यादा किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करने का कैपेसिटी रखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि अगर हम नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट करते जाएंगे तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ या तो ऑक्सीडाइजिंग पावर घटती जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने देखा जिंक को डाला नाइट्रिक एसिड में तो कुछ प्रोड्यूस हुआ, कॉपर को डाला तो कुछ प्रोड्यूस हुआ। इसी तरीके से अलग अलग मेटल्स को डाल डाल के साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद क्या पाए वो हमारे बुक में आ गया। क्या पढ़ा है देखो, कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो कि फिर से हमको दोबारा एक्सेप्शन के रूप में पढ़ना पड़ रहा है। एक्सेप्शन क्या मतलब, कहने का मतलब ये कि जब उन्होंने मैग्नीशियम, याद रखिएगा इस चीज को, या तो फिर एंड किसको, मैंगनीज। ठीक है, मैग्नीशियम या तो मैंगनीज को, जैसे मैं यहां पर इक्वेशन के रूप में भी लिख के दिखा दे रहा हूं, को नाइट्रिक एसिड में डाला। कैसा नाइट्रिक एसिड? वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में डाला तो क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नीशियम नाइट्रेट, और साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ मेरा? क्या सोचो, वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। हाँ जी, हाइड्रोजन गैस। तो ये चीज आपको याद रखना है कि बाकी जितने भी मेटल्स हैं अगर उसको हम नाइट्रिक एसिड में डाल रहे हैं तो मेरा क्या प्रोड्यूस हो जा रहा है प्रोडक्ट्स के रूप में? एक तो मेटल सॉल्ट हो ही रहा है, साथ में तुम्हारा वन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड उसके साथ में वाटर। लेकिन अगर हम इन दोनों में से किसी को डालें, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, अब तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऑब्वियसली इसका भी जाहिर है कि इसका भी रीजन है, लेकिन वो मैं बताया कि ग्रेजुअली तुमको मैं सिखा दूंगा। ठीक है,
तो इसको आपको याद करना है और फिर अब हम अगली पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।